Hello students, welcome to our channel Asoka Biology. Myself Amit Tiwari. नीट क्रैश कोर्स रिवीजन सीरीज में एक नया चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसके बाद उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है कि द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देर आर मोर दैन 20,000। कॉमन इंसान के लिए ये फाइंड आउट करना और इस बात से विश्वास करना कि 20,000 स्पीसीज चींटियों की होंगी, 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की होंगी और 28,000 फिशेस की स्पीसीज होंगे और लगभग 20,000 ऑर्किड की स्पीसीज होंगी। ये एक बहुत ही अविश्वसनीय डाटा है जिसे एक कॉमन मैन विश्वास नहीं करेगा। इकोलॉजिस्ट एंड इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई आर दे सो मैनी स्पीसीज। ढेर सारी स्पीसीज क्यों हैं, इसके लिए इकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ट्राई कर रहे हैं समझने के लिए। आइए समझते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है, सबसे पहली बात तो बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन, उन्होंने ये टर्म दिया था। तो ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। दूसरी बात, इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी or heterogeneity exists not only at the species level but all level of biological organization ranging from micromolecule within cell to biome। देखिए यहाँ पे ढेर सारे डाइवर्स विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। इमेंस डाइवर्सिटी वर्ड को मार्क कर लीजिएगा, जिसे हेट्रोजेनेसिटी वर्ड कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो सकता है एग्जाम के लिए, इमेंस डाइवर्सिटी रिफर्स टू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पार्ट आपका इसी में। अब देखिए कह रहे हैं कि जो डाइवर्सिटी है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके 2 मेन एस्पेक्ट हो सकते हैं। द इम्पोर्टेंट ऑफ देम क्या हो सकता है? नंबर 1 जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। दूसरा आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ए सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल ओवर डिस्ट्रीब्यूशनल रीजन। तो ये मार्क करिएगा। दूसरा इसमें एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है? मेडिसिनल प्लांट राउल्फेरिया ओमेटेरिया, ये हिमालयन रीजन में ग्रो करता है और इसके पास एक केमिकल होता है, द सच केमिकल इज़ नोन एज रिजरपाइन केमिकल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस हैं और 1000 वैराइटीज़ ऑफ मैंगो हैं। ये डाटा मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट में एम्फेबिया की स्पीसीज ज़्यादा होती हैं, ईस्टर्न घाट में कम होती हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर बात करें तो एट द इकोसिस्टम लेवल इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इन द डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, एल्पाइन मेड्यू हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन द स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नॉर्वे के कंपेयर में इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी है और जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है। ये एग्जाम्पल के साथ आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए बात समझते हैं कि हाउ मैनी स्पीसीज ऑन अर्थ एंड हाउ मैनी इन इंडिया। अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं और इंडिया में कितनी हैं। ठीक है, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट अगर हम देखें, आईयूसीएन का डाटा देखें तो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आईयूसीएन 2006, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज डिस्क्राइब फॉर स्लाइटली मोर देन, हमने क्वेश्चन पूछा था, स्लाइटली मोर देन 1.5। वी हैव नो क्लियर आइडिया हाउ मेनी स्पीसीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। एस्टिमेट वेरी वैडली, मैनी ऑफ देम आर ओनली एजुकेटेड गेस। एक अनुमान लगा सकते हैं, क्लैरिफिकेशन किसी के पास नहीं है। ठीक है, फॉर मेनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप स्पीसीज इन्वेंट्री आर मोर कंप्लीट द टेम्परेट दैन ट्रॉपिकल। अभी हम आपको बताएंगे कि ट्रॉपिकल में ज़्यादा होते हैं, टेम्परेट में कम। ठीक है, बट फिर भी अभी आप यहाँ से समझ के रखिएगा। उसमें लास्ट एक बात है कि एक कैलकुलेशन है कि अगर इसका हम गैस करें कि पूरा एक डाटा ये है कि आईयूसीएन की अकॉर्डिंग 1.5 से मिलियन से ज़्यादा है, जबकि 1.7 to 1.8 होना चाहिए। आप चाहें तो लिख लें। ओके, और एक अनुमान कुछ लोगों का है कि सम एक्सट्रीम एस्टिमेट, कुछ लोग बहुत अनुमान लगा देते हैं, वो है कह रहे हैं कि 20 मिलियन से 50 मिलियन तक। बट ए मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली, एक साइंटिफिक डाटा अगर हम बात करें, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट में, उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को 7 मिलियन आंका है।
7 मिलियन है, जिसमें से हमें 1.5 से मिलियन से ज़्यादा पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट आते हैं इसमें। लेट अस लुक एट द सम इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द अर्थ बायोडाइवर्सिटी वेस्ट। एक इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ से निकल के आता है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आती है। क्या कि अगर हम देखें तो मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन से, उसमें से मोर देन 70% कौन है? एनिमल्स हैं। ओके, व्हाइल प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो। तो ये डाटा आप मार्क कर लें कि मोर देन 70% एनिमल्स, प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई, ब्रायो, जिम्नो, एंजियो कंप्राइजेज नो मोर देन 20%, मतलब 20% से ज़्यादा नहीं, मतलब 20% के अराउंड। अमंग एनिमल इंसेक्ट, अब देखिए अगर हम एनिमल की बात करें तो इंसेक्ट जो है उसमें से अगर 70% है, मतलब क्या हुआ, अगर 10 एनिमल है तो 7 एनिमल इंसेक्ट होंगे। उस एनिमल में जो हमारे पास डिस्कवर्ड है उसमें से 70% इंसेक्ट हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अगर 10 एनिमल है तो उसमें 7 क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए। एंड हाउ विल एक्सप्लेन द इनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? वो काइटिन की कवरिंग, ओके, हार्डनेस। द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज, मार्क कर लीजिएगा, द नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन वर्ल्ड इज मोर देन द कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीसीज फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड मैमल, ये जो फर्म है इस सब मिला लीजिए, फिर भी फंजाई इससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा। चलिए, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये वर्टिब्रेट्स का ग्राफ है जिसमें फिशेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक, देन उसके बाद बर्ड्स हैं, देन रेप्टाइल है, मैमल्स एंड एम्फीबिया आर इक्विवेलेंट लगभग। ठीक है, चलिए अगर अब बात करें इंसेक्टा, मोर देन 7 है एनिमल में, 7। अब इंसेक्टा के बगल में कौन सा आएगा भाई? अगर आर्थ्रोपोडा है तो इधर मतलब मोलस्का, क्रस्टेशियन और एनिमल। फिशेस, ऐसे याद करिए, नीचे से फिशेस, भाई एवोल्यूशन नीचे से ऊपर होता है, याद रखिएगा। एग्जाम में कैसे याद करें? फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। एग्जाम में गलत मत करियो, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, डाउन से ऊपर जाते हैं सर, तो फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। मैंने बार बार 2 बार बोल दिया, गलत मत हो। इंसेक्टा के साथ आपको कौन जोड़ेगा? मोलस्का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्लांट में। अब अगर देखिए प्लांट में अगर हम देखने की कोशिश करें तो एंजियोस्पर्म ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म ज़्यादा है, फंजाई थोड़ा कम है। अब फंजाई के साथ हमेशा कौन लगा रहता है? एल्गी लगा रहता है। ठीक है, फंजाई के साथ हमेशा कौन रहेगा? एल्गी। और फंजाई एल्गी दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना देंगे? लाइकेन। ओके, ठीक है, तो फंजाई एल्गी दोनों मिला देंगे तो लाइकेन। फंजाई के बगल में कौन होगा? ब्रायो, और इधर फर्न एंड एल्स। बस आपको याद हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए हम इसमें आगे बात करते हैं कि जो इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, इंडिया के जो फैक्ट्स हैं उन्हें देखते हैं कि क्या है। तो देखिए अगर हम डाटा पे बात करें, डाटा की इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने पे आएँ तो इंडिया हैज़ ओनली 2.4% द वर्ल्ड लैंड। अगर इंडिया में देखेंगे तो 2.4% वर्ल्ड लैंड एरिया है, जबकि ग्लोबल डाइवर्सिटी इंडिया की कितनी है? 8.1%। फैक्ट इंपॉर्टेंट है। What is makes the our country one of the 12 mega countries are there, जिसमें से 45,000 प्लांट, मतलब 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, जबकि इंडिया भी उसमें से है। और इंडिया उस समय 8वें नंबर पे है। मैं चाहता हूं कि आप ये नोट कर लें, 8वें नंबर पे। ठीक है, चलिए 45,000 प्लांट्स की डिस्कवरी हो चुकी है। ट्वाइस एज मैनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब ट्वाइस का मतलब क्या है? 90,000। तो एनिमल के कितना हो जाएगा? 90,000। हाउ मेनी लिविंग स्पीसीज आर एक्चुअली देयर आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम। अब अंदाजा लगाइएगा, बी एक्सेप्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड। अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडिया डाइवर्सिटी फिगर बी एस्टिमेट दैट, अगर एक पूरी कैलकुलेशन करें तो इंडिया में लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज को खोजा जाना बाकी है और लगभग 3 लाख से ज़्यादा एनिमल को खोजा जाना बाकी है। तो एक फैक्ट है, 8.1%, 2.4%, 12 मेगा डाइवर्सिटी, 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल, 22% टोटल अगर लगा दें तो 1 लाख से ज़्यादा प्लांट खोजे जाने बाकी है और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल खोजे जाने बाकी हैं। ओके, अब अगर आप इन पूरी चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो एक बात आगे समझ में आएगी कि हर जगह तो स्पीसीज रिचनेस समान नहीं है।
कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, बिल्कुल। तो जो पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है कि क्या हर जगह डाइवर्सिटी सेम है। जी नहीं। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में अगर हम नॉर्थ साउथ की तरफ जाएंगे तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो हमारी जो स्पीसीज है घटती जाती है। तो कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट में द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म। हर समय एक जैसा नहीं होता, यानी हर समय यूनिफॉर्म नहीं है, बट सो ये रेदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा है? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। मैनी ग्रुप्स ऑफ एनिमल और प्लांट देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न, मोस्ट वेल नोन बीइंग अब देखिए अगर हम इन जनरल बात करें तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज, मार्क कर लीजिएगा कम से कम 3 बार। कैसे? मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टू पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या करेगी? घटेगी, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। ओके, अब देखिए अगर हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, हमें पता भी है कि ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। रीज़न आगे हम अभी बात करेंगे। तो ट्रॉपिक्स में अभी समझ लेना कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इसमें लैटिट्यूडनल रेंज होती है 23.5 नॉर्थ डिग्री ऑन 23.5 डिग्री साउथ, हर्बर मोर स्पीसीज दैन द टेम्परेट। अभी अब आपको बता चुका हूँ कि अगर हम ऐसे बात करें, इस तरीके की बात करें, ये हमारा कौन सा रीजन होगा? ये इक्वेटर होगा। ये हमारा क्या होगा? पोल होगा लास्ट में, ये भी पोल होगा। तो जब हम इधर से इधर जाएंगे तो स्पीसीज रिचनेस घटेगी, इधर भी घटेगी। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए 0 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मान लीजिए 23.5 डिग्री आ जाएगा। इधर भी कितना आ जाएगा? 23.5, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। तो ये जो रेंज होगी इसमें स्पीसीज रिचनेस सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। फिर कह रहे हैं कि कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर। अब अगर कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर तो 1400 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। न्यूयॉर्क 41 डिग्री पे। जैसे जैसे हम डिग्री बढ़ाते जाएंगे, यानी कि पोल की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे स्पीसीज रिचनेस घटती चली जाएगी। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1200 स्पीसीज बर्ड्स की हैं। कहाँ? चूँकि इंडिया में ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया में मतलब इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ट्रॉपिकल एटीट्यूड में आता है, तो 1200 बर्ड्स हैं। ए फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर हैज़ 10 टाइम्स मैनी स्पीसीज ऑफ द वेस्कुलर प्लांट एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। तो क्लियर बात हो गई कि टेम्परेट रीजन से ट्रॉपिकल में 10 गुना ज़्यादा आपके पास स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, बेहद इंपॉर्टेंट है भैया ये अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ प्लेनेट कहते हैं इसे, लंग्स ऑफ प्लैनेट। ओके, चलिए यहाँ पे बहुत सी स्पीसीज हैं। 40,000 स्पीसीज प्लांट्स की हैं, 3000 फिशेज, 1300 बर्ड, 400। ये रटना नहीं है, बात सिर्फ समझनी थी कि ट्रॉपिकल में स्पीसीज ज़्यादा है। चलिए अब एक मन में बैठे बिठाए एक ख्याल आता है कि ऐसी कौन सी वजह है कि ट्रॉपिकल में डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। तो 3 रीज़न है, तीनों आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ सो स्पेशल दैट द ट्रॉपिक माइट अकाउंट फॉर द ग्रेटर बायोड। क्या रीज़न है? तो तीन रीज़न है। पहला रीज़न है कि स्पेसिएशन इज जनरली फंक्शन ऑफ टाइम। जो बदलाव होता है ये समय के साथ होता है, और टेम्परेट रीजन में बदलाव थोड़ा ज़्यादा होता है। कभी बर्फ़ गिर रही है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे 100 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में बहुत बड़ी बाढ़ और बहुत बड़ा तूफान टाइप की बात होती है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में। लेकिन टेम्परेट रीजन में ये बहुत आम बात है। तो जहाँ पे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा वहाँ हम ग्रोथ की बात नहीं सोच सकते। तो ये दूसरी बात थी। अब और दूसरी चीज़ भाई, अगर सब कुछ सेम है, सब कुछ स्टेबल रुका हुआ है, तो डाइवर्सिटी की बात हम कर सकते, डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं। दूसरा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट, टेम्परेट वन लेस सीजनल। टेम्परेट में सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। जैसे मान लीजिए -40 से +40, तो 80 का डिफरेंस आ गया। हमारे यहाँ क्या है, -5 से 45, 50 बहुत हो गया। तो मतलब वेरिएशन कम होता है ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में वेरिएशन ज़्यादा होता है। और तीसरी बात, देयर आर मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन। तो भैया एक पॉइंट आपका बी, और एक तीसरा पॉइंट यहाँ पे लेस सीजनल और यहाँ पे मोर सोलर अवेलेबिलिटी। चलिए ये बात हो गई, तो मार्क कर लीजिएगा इसको। इसीलिए ट्रॉपिकल, ओवरऑल एक लाइन, ट्रॉपिकल रीजन की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है कंपेयर देन टेम्परेट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब देखिए स्पीसीज रिलेशनशिप में ड्यूरिंग एक एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बेल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बेल्ट। ये भाई साहब जो हैं ये साउथ अमेरिका जंगल के ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बेल्ट। इन साहब ने बताया कि जैसे जैसे स्पीशीज मतलब एरिया बढ़ाते जाएंगे, मार्क कर लीजिएगा, इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली लिमिट, मतलब स्पीशीज रिचनेस बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट द रिलेशन बिटवीन द स्पीशीज रिचनेस एंड द एरिया फॉर द वाइड वेराइटी ऑफ द टैक्सा
ओवरऑल एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आप डायग्राम में ग्राफ में देख लीजिएगा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है, इधर देखिए एरिया बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है। लेकिन एक कंडीशन है भाई, बढ़ा तो रहे हैं बट एक लिमिट के बाद जाके स्टेबल हो गई, ठीक है। तो बढ़ेगा, स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बट एक लिमिट के बाद ये संभव नहीं है, ठीक है। अगर इसका लॉग निकालेंगे तो लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। इसमें भी पूछा जाता है लॉगरिथम स्केल में कि एस क्या है तो स्पीशीज रिचनेस है, जेड क्या है रिग्रेशन कॉफिशिएंट है, सी क्या है इंटरसेप्ट है, तो ये मार्क कर लीजिएगा। ये भी पूछते हैं कि फ्रोगी और बर्ड्स के लिए रिग्रेशन कॉफिशिएंट कितना होता है, तो 1.15, इतना काफ़ी है इसके लिए। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। अब बहुत बड़ी बात देखिए, इस हर चीज़ का जवाब देना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी इकोसिस्टम के लिए स्पीशीज डाइवर्सिटी बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर मेनी डिकेड्स इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटी मोर स्पीशीज, एक पॉइंट याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि इकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कम्युनिटी हैव मोर स्पीशीज जनरली टेंड टू मोर स्टेबल दैन द लेस स्पीशीज। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर स्पीशीज ज़्यादा है तो वो कम्युनिटी ज़्यादा स्टेबल होगी कंपेरेटिवली लेस स्पीशीज के। व्हाट एग्जैक्टली द स्टेबिलिटी ऑफ द बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इसके बारे में क्या एग्जैक्ट है, तो इसके बारे में एग्जैक्ट है कि ए स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन। अगर एक, इसको भी याद कर लीजिएगा, अगर एक स्टेबल कम्युनिटी है तो वहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होता। स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, नाइदर रेजिस्टेंट टू resilient occasional disturbance, it must also be resistant to invasion by the species। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, कोई बाहर से आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो अगर कोई चीज़ स्टेबल है तो फिर उसकी जो, ऐसा नहीं कि इस साल 5 कुंटल पैदावार हुई तो अगले साल 50 कुंटल हो, फिर अगले साल 3 कुंटल हो। कोई डिस्टर्ब, अगर 45 हो तो अगले साल 47, 48, 46 ऐसे होगा। कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस अगर नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी रहेगी। अगर वो स्टेबल कम्युनिटी है तो स्टेबल कम्युनिटी कब होगी, जब संख्या ज़्यादा होगी। ओके, चलिए, तो इसको प्रूफ किया एक भाई साहब हैं, एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डेविड टिलमैन। भाई साहब नहीं, डेविड टिलमैन है, नाराज हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग द आउटडोर प्लांट, इन्होंने प्रति ईयर लेस टू ईयर हर 3-4 वर्षों तक इसको एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि हिज एक्सपेरिमेंट इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। उन्होंने एक लाइन ये बताई कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जबकि लोग इसका उल्टा समझते हैं, ठीक है। वी नो दैट नॉट अनसर्टेन कम्प्लीटली हाउ स्पीशीज रिचनेस कंट्रीब्यूट टू वेल बीइंग ऑफ द इकोसिस्टम। अब देखिए, एक सीधी सीधी बात यहाँ से इतनी निकल के आ रही है अभी तक कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो स्पीशीज रिचनेस मतलब ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्लाइमेक्स मतलब स्टेबल कम्युनिटी है तो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज़ एक और देखते हैं कि देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन, बट कौन सा क्वेश्चन, मन में एक सवाल आता है कि एट ए टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। अब देखिए, अगर स्पीशीज लगातार गायब होती चली जाए किसी वजह से, तो क्या स्पीशीज डिस्टर्ब हो सकती है या पूरा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 we are have only 15,000 स्पीसीज ऑफ एंड अर्थ। ओवरऑल एक बात कर रहे हैं कि अगर स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब स्टेबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी है, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इससे क्या मन में एक सवाल आता है कि अगर स्पीसीज की संख्या घट जाए तो क्या रहने में समस्या आ जाएगी। बिल्कुल हो सकता है। देयर आर नो डायरेक्ट आंसर टू सच नेटिव क्वेश्चन, बट वी कैन डेवलप ए प्रॉपर पर्सपेक्टिव थ्रू एन एनालॉजी रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस। एक थी जिसको साहब ने दिया, एक इकोलॉजिस्ट हैं पॉल इकॉर्लिक। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एयरप्लेन है एक जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, यानी इकोसिस्टम इज़ द एयरप्लेन। और उन्होंने दूसरी बात कही कि रिवेट्स जो है वो रिवेट्स क्या है, स्पीसीज़ हैं और एयरप्लेन। अब उन्होंने दोनों को एग्जांपल दिया कि एक इकोसिस्टम है, अगर उससे एक एक स्पीसीज़ गायब करते रहेंगे तो शुरुआत में तो असर नहीं आएगा, लेकिन जब मेन स्पीसीज़ गायब हो जाएगी तो पूरा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे? उन्होंने कहा एक एरोप्लेन है और उसके कुछ पुर्जे हैं। इट एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन द स्टार्ट पॉपिंग रिवेट, अगर हर पैसेंजर एक एक रिवेट ले जाना शुरू कर जाए तो कॉजिंग स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। मतलब रिवेट ले जाने का क्या मतलब, एक एक स्पीसीज गायब हो रही है। इट मे नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली। शुरुआत में तो ना इकोसिस्टम को असर पड़ेगा ना प्लेन को असर पड़ेगा, बट इट इज़ मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, प्लेन बिकम्स डेंसली वीक
पीरियड ऑफ टाइम। अगर लगातार स्पीसीज गायब होती रहेगी या लगातार उसके रिवेट्स निकालते रहेंगे तो प्लेन को भी और इकोसिस्टम को भी डिस्टर्बेंस होगा और कल को खतरा हो सकता है। तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स की स्पीसीज मार्क कर लीजिएगा दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शन इज ऑब्वियसली ए मोर सीरियस एंड ट्रीट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट्स ऑफ द विंडो इनसाइड द प्लेन। तो जब मेन स्पीसीज गायब हो जाएगी जिस दिन, उस दिन समस्या सबसे प्रबल होगी। तो अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में कहते हैं कि IUCN के अकॉर्डिंग 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड गायब हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं इंसान की वजह से। IUCN मार्क कर लीजिएगा 2000 स्पीसीज। अब तक द colonization of tropic Pacific Iceland by human is said to have 2000 species of native bird are extinct। IUCN के अकॉर्डिंग 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट्स पिछले 500 साल में। सम स्पीसीज बहुत बार एग्जामिनर पूछते हैं, हर मैचिंग में बनता है कि सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटेंशन डोडो मार्क कर लीजिएगा। डोडो मॉरिशस से, क्वागा अफ्रीका से, थैलासीन ऑस्ट्रेलिया से और स्टीलरक्सिका और रशिया से। एंड 3 सब स्पीसीज बाली जवान कैस्पियन ऑफ द टाइगर। पिछले 20 सालों में डिसअपेयरेंस ऑफ 27 स्पीसीज आल्सो रिकॉर्डेड। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें देखिएगा, कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ग्रीन सिनेरियो ऑफ द एक्सटेंशन 15,500 स्पीसीज फेस कर रहे हैं कि गायब हो जाएंगे, जिसमें से 12% ऑफ ऑल बर्ड, 23% ऑफ ऑल मैमल स्पीसीज, 32% ऑफ ऑल एम्फीबियन स्पीसीज एंड 31% ऑफ ऑल जिम्नोस्पर्म स्पीसीज इन द वर्ल्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। ये डाटा है, आपको याद करना है। दूसरी बात, अभी इतना जो एक्सटेंशन हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, पहले जो चीज़ें गायब हो रही थी उसके लिए स्लो चल रहा था, वो जो पहले जो चीज़ें गायब होती थी। तो फ्रॉम स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ ऑन अर्थ टू द फॉसिल रिकॉर्ड वी लर्न द लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीसीज लाइक वन वी आर करंटली। अब स्पीसीज गायब होना क्या? जैसे ट्रायनोसोरॉक्स रेक्स 65 मिलियन ईयर एगो गायब हो गया, तो ऐसी कुछ गायब होने की बात कर रहे हैं। कह रहे ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड 3 बिलियन ईयर एगो सिंस द ओरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ देयर वर 5 एपिसोड ऑन द मास एक्सटिंक्शन। अब तक 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, 6ठी बार होने वाला है। लेकिन 6ठी बार जो होने वाला है ये बहुत तेज़ है, और ये इतना तेज़ है, ये 100 से 1000 गुना ज़्यादा तेज़ है। उसके पीछे वजह कौन है? हम लोग। मुस्कुराइए कि आप लोग जिम्मेदार हैं। इकोलॉजिस्ट वार्न इफ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू नियरली हाफ ऑल द स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद द नेक्स्ट एंड। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 100 साल में पूरी की पूरी स्पीसीज गायब हो जाएगी। ठीक है। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड टू, अब इससे क्या होगा? अगर लॉस ऑफ स्पीसीज मतलब सारी स्पीसीज खत्म हो गई तो डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन घट जाएगा। लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रोट्यूबरेंस सच एज ड्राउट, सूखे वगैरह से बचा नहीं पाएंगे अपने आप को। इंक्रीज डिवेलबिलिटी इन द सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेस एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा, सारी कहानी गड़बड़ा जाएगी। कौन जिम्मेदार है इस डाइवर्सिटी लॉस के लिए? तो एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग नाउ लार्जली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। 4 मेजर कॉजेस, इवल क्वाड्रेट बोलते हैं इसे। पहला, हैबिटेट एंड लॉस फ्रेगमेंटेशन, अगर किसी का आवास ही गायब कर दिया जाए तो वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। 14% ऑफ, अब इस डाटा आपको खुद याद करना है कि 14% ऑफ अर्थ लैंड पर कवर करते जो घट के 6% हो गया है। अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं? लंग्स ऑफ प्लेनेट, ढेर सारे लोग यहाँ रहते हैं, अगर उसका भी स्पेस घट जाएगा तो स्पेसीज घटना तय है। अगला, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कहते हैं एक बहुत अच्छा सा फ्रेज है, नीड टर्न्स ग्रीड, जब भी ज़रूरत लालच में बदल जाती है तो पतन निश्चित होता है। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन अगर हम किसी चीज़ का करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं स्पीसीज लॉस होगा, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चक्कर में ही मैनी स्पीसीज गायब हो चुकी हैं, जैसे कि स्टीलर सी काऊ 500 सालों में, पैसेंजर पिजियन, ये सब के सब गायब हो चुके हैं। तो ये दोनों लोग जो गायब हुए हैं इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मार्क कर लीजिएगा। अगला, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। देखिए, पहला तो था कि हमने हैबिटेट लॉस कर दिया, दूसरा हमने ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, और तीसरा एलियन स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज को लाके डाल दिया। अगर कोई एलियन स्पीसीज आ गई तो वहाँ पे वो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्लियर करेगी इंडिजीनियस स्पीसीज को। जैसे नील पर्च स्पीसीज आई और इसको बैक्टीरिया में लीक में डाल दिया गया, तो उसने 200 स्पीसीज ऑफ चिचिल्ड फिशेस को वहाँ के डिस्टर्ब किया और ख़त्म हो गई। यू मस्ट बी फैमिली विद द एनवायरमेंटल डैमेज, जैसे कि कौन से? इन्वेसिव बीट, कैरेट ग्रास हैं, लंटाना कमारा है, वाटर हैकेंथ हैं, ये सब के सब बाहर से आए थे और डिस्टर्ब किया। द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, जिसका नाम था क्लरियास, इसे एक्वाकल्चर में इस्तेमाल किया, इसने भी इंडिजीनियस कैटफिश को ख़त्म कर दिया।
तो मतलब क्या, नील पर्च ने 200 स्पीसीज ऑफ जेट फिशेस को निपटा दिया एक लेक्स में, एक और ने डिस्टर्ब करता ही है। मतलब कोई भी बाहर की स्पीसीज अगर आएगी तो वो भी लोकल स्पीसीज को खा जाएगी, ख़त्म कर देगी। तो बाहर की स्पीसीज भी आएगी तो भी डिस्टर्बेंस होगा। को एक्सटेंशन, व्हेन स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद एन ऑब्लिगेटरी में आल्सो बी एक्सटिंक्ट। अगर दोनों में से कोई एक गायब हो तो तीसरा गायब हो जाएगा। व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द यूनिक असेंबलेज ऑफ द पैरासाइट आल्सो मेड द सेम फेट। अगर कोई फिश गायब हो जाएगी तो उसका पैरासाइट भी खत्म हो जाएगा। अनदर एग्जांपल इन द केस ऑफ को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर मचुरलिज्म फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर। आपको मालूम हो कि यक्का एंड माथ, अगर दोनों में से कोई एक भी गायब हो जाएगा तो पक्का है कि गायब होना ही होना है। ठीक है, चलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो व्हाई शुड बी कंजर्व। अब देखिए इसके दो ऑप्शन हैं, क्यों हम बचाते हैं, तो उसके दो ऑप्शन है। पहला एक नैरो यूटिलिटी, एक मतलब छोटी सोच, मतलब नैरो कम ज़रूरत की बात कर रहे हैं। दो बातें हो सकती, एक तो बड़ छोटे लेवल की बात, एक ब्रॉड। छोटे लेवल में क्या, जैसे हमें डायरेक्ट फ़ायदा, मतलब नैरो यूटिलिटी में डायरेक्ट फ़ायदे की बात करते हैं। कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन ड्राइव्स काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट। नैरो यूटिलिटी में हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर, जैसे भोजन हो गया, लकड़ी हो गया, कंस्ट्रक्शन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गए, इन मेडिसिनल इंपॉर्टेंस, ये सब डायरेक्ट फ़ायदे हैं। मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स करंटली सोल्ड इन द मार्केट वर्ल्ड वाइड ड्राइव फ्रॉम 25,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, जो कि मतलब ओवरऑल कहने का मतलब अगर प्लांट बचाएंगे तो मेडिसिन से बचा पाएंगे। और इसे हम किस में काउंट करते हैं, नो बडी नो हाउ मैनी मोर मेडिसिनली यूजफुल प्लांट देर आर ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट वेटिंग टू बी एक्सप्लोर्ड। इंक्रीज रिसोर्सेस पुट इन द बायो प्रॉस्पेक्टिंग, मार्क कर लीजिएगा इस वर्ड को, बायो प्रॉस्पेक्टिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी टू प्रोड्यूस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसे क्या बोलते हैं, बायो प्रॉस्पेक्टिंग, अपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के फायदे के लिए। एक लाइन में, नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम द प्लांट। अगर डायरेक्ट फ़ायदा है तब तो बचा लो भैया, और इनडायरेक्ट फ़ायदा तो है ही है। ब्रॉड यूटिलिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी प्ले ए मेजर रोल बाय द इकोसिस्टम, मैनी इकोसिस्टम, जो कि हम नेचर से लेते हैं और हमें खरीद के भी वो चीज़ संभव नहीं है कि हम कभी खरीद पाएंगे। जैसे डिवेलिंग अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट से हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है, खरीदने में बहुत पैसे लग जाते हैं। पॉलिनेशन मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। और भी बहुत सी चीज़ें, हम नेचर को देख के खुश होते हैं, चिड़िया बुलबुल के सॉन्ग को सुन के खुश होते हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, ये प्राइसलेस है। इथिकल इशूज़ भी इसी में काउंट करते हैं। ठीक है, अब आइए हाउ डू बी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो कंजर्व करने के दो ऑप्शन हैं, एक तो एक्स-2 मार्क कर लीजिएगा, एक आपका कौन सा हो जाएगा, एक्स-2 हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, इन-सिटू। इन-सिटू मतलब जहाँ है वहीं सुरक्षित रख लो, दूसरा ले जाके किसी अच्छे स्पेस पे रखो। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल याद करना है। इन अच्छा स्पेस मतलब जहाँ आप उसका प्रॉपर केयर करेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन में फेस्ड विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन मैनी नेशन फाइंड। अब देखिए इसमें सीधी सीधी बात है, एग्जाम्पल याद करिए। एक आपके पास हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट भैया वो चीज़ है जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, हाई डिग्री ऑफ रिचनेस हो, और उसी के रेशियो में लॉस भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो 25 हॉट स्पॉट फिलहाल पहले थे, अब वो बढ़ करके कितने हो गए हैं, 34। मैं एक बात में सीधी सी बात बता दूं, ये वो जगह है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जहाँ पे एंडेमिज्म होती है, यहीं से लॉस भी ज़्यादा होता है। 34 वर्ल्ड में पहले थे, अब है 25 पहले थे, इंडिया में पहले 2 थे, अब 3 हो गए हैं। नाम आप चाहें तो मार्क कर लें इंडिया के, जो अब ये कहाँ लिखा है वो आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये रीज़न है। और एक बात लास्ट में कि ऑल्दो ऑल द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट पुट टुगेदर कवर लेस 2% अर्थ लैंड एरिया, पूरे अगर हॉट स्पॉट की बात करें 2% से कम का लैंड एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा पार्ट है। तो हॉट स्पॉट किस में आएगा, इन सिटू एग्जाम्पल आएगा, जहाँ पे है वहीं सुरक्षित रख देंगे। चलिए कुछ और आते हैं, देखते हैं, इसमें मार्क में कर दें कि हॉट स्पॉट कुड रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन बाय ऑलमोस्ट 30%। ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हॉट स्पॉट के बनने से जो लॉस हो रहा था वो 30% हद तक कम हो गया है। कितना, 30%। ओके, नेक्स्ट पार्ट इससे हम बात करते हैं कि अगर इन सिटू की बात करें तो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, नेशनल पार्क हैं, सेंचुरीज हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 14 इंडिया में है, 90 नेशनल पार्क हैं और 448
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। तो ये डाटा है। सेक्रेड ग्रुप्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी के एग्जाम्पल है। सेक्रेड ग्रुप्स अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, खासी एंड जंतिया रीजन ऑफ मेघालय, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ द कर्नाटका, सरगुजा चांदा एंड बस्तर रीजन मध्य प्रदेश, ये आपको मार्क करना है, ठीक है। चलिए इन सिटू में तो आपके पास कौन से हैं? इन सिटू मतलब जहाँ पे कहीं और ले जाके उनको सुरक्षित करना है। तो कैसे हो सकता है ये? मतलब जैसे कि आप कहीं ले जाकर, जैसे कि आपने चिड़ियाघर देखा, तो चिड़ियाघर में ढेर सारे लोग लाए, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटनिकल गार्डन, NBRI लखनऊ, जूलॉजिकल पार्क लखनऊ वाला ही ले लीजिए, वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। इसमें सब में क्या करते हैं, ले जाके हम यहाँ पे रखते हैं और प्रॉपर केयर करते हैं। तो एक सिटू है उस जगह पे नहीं जहाँ ये बने, कहीं और ले जाते हैं। चलिए अगर तो ये एग्जाम्पल होगा। दूसरी एक चीज़ और है कि इन एक सिटू में जैसे आपने टेक्निक पढ़ी होगी क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजनस मीडियम में चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। दूसरी चीज़ सीड बैंक, पॉलन कल्चर, पॉलन बैंक, जीन बैंक, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल होंगे? एक सिटू के। तो ये तो बात करी हमने, यानी हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया, उनके लॉस की और उनकी सुरक्षा के बारे में बात कर ली। वर्ल्ड लेवल पे भी बहुत बड़े काम किए गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी नो पॉलिटिकल बाउंड्री, बायोडाइवर्सिटी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं जानती, जैसे आजकल कोरोना कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं जान रहा है। तो हिस्टोरिक कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में हुआ 1992 में। ऑल नेशन टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल मेजरमेंट ऑफ इट्स बेनिफिट, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ द बेनिफिट। इन 2002 फिर से 1992 में हुआ, फिर 10 साल बाद वर्ल्ड समिट हुई 2002 में, जिसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था और उस समय उन लोगों ने कहा था कि हम 2010 तक सिग्निफिकेंट रिडक्शन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, हम जो इस रफ्तार से सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है इस रफ्तार को घटा देंगे। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो आई होप आपको समझ में बात आ गई होगी। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट एक आपका दूसरा प्लेलिस्ट है, उसमें जाके इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ करके चलाते हैं, इसके क्वेश्चन कर लेंगे। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कुछ बचता है कोई कन्फ्यूज़न तो इस कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।